हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल साहित्य। देखिए, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे वो टेट से रिलेटेड हो, सी टैट, यूपी टैट, एच टैट, या फिर कोई भी टैट एग्ज़ाम, या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि आपका KVS हुआ, DSSS, या फिर कोई भी ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी बाल साहित्य के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर CDP पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, एंड जो CTET का EVS है वो मैंने सारा कंप्लीट कराकर अपने इसी यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज मैं आपको बाल साहित्य के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताया था, और बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, उसकी विशेषताएं सभी कुछ पढ़ाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाल साहित्य के बारे में। तो देखिए, बाल साहित्य से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आप यदि यूपी टैट दे रहे हैं या सुपर टैट एग्ज़ाम आप देंगे जब भी, तो बाल साहित्य से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और वो आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसी पुस्तकें जो बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती हों। बाल साहित्य क्या है? बाल बाल से आप समझ रहे हो, बाल, बाल मतलब बालक। ठीक है, तो बालकों के लिए जो साहित्य, साहित्य आप जैसे जानते होंगे, लिटरेचर। ठीक है, तो देखिए बाल साहित्य क्या है कि ऐसी पुस्तकें जो बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती हों, जिनसे बालकों का मनोरंजन होता हो, एवं जिनसे बालकों की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, वही वास्तविक बाल साहित्य है। समझे? देखिए, ऐसी पुस्तकें जो बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती हों, जिनसे बालकों का मनोरंजन होता हो, मतलब बालकों में अध्ययन के प्रति तो रुचि उत्पन्न करती हों और जिनसे बालकों का मनोरंजन होता हो, एवं जिनसे बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। ठीक है, तो और वही क्या होता है? वास्तविक बाल साहित्य होता है। देखिए, अब आप समझ पा रहे होंगे, बालकों के लिए जो साहित्य होता है वो कैसा होता है? जो बच्चों में रुचि उत्पन्न कर दे, जिनसे बालकों का मनोरंजन हो, बच्चों के अंदर क्या हो? रुचि उत्पन्न कर दे, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, और बच्चों का क्या होता हो? मनोरंजन होता हो, तो उसी को कहा जाता है बाल साहित्य। ठीक है, चलिए देखिए, बाल साहित्य मुख्य रूप से, बाल साहित्य जो होता है मुख्य रूप से 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। क्या? बाल साहित्य, मैंने आपको बताया कि जो बाल साहित्य है वो मुख्य रूप से 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। बाल साहित्य जो होता है, बाल मतलब बालकों के लिए हुआ, बच्चों के लिए हुआ, तो वो कितने साल के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है कि 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान में रखकर बाल साहित्य लिखा जाता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा और आपको पता होना चाहिए। देखिए, भारत देश के पहले बाल साहित्यकार, अगर आपसे पूछा जाए या इस तरीके के क्वेश्चंस यूपी टैट या सुपर टैट में पूछे जाते हैं, सुपर टैट में पूछे जाते हैं, बल्कि सुपर टैट में यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि भारत देश के पहले बाल साहित्यकार कौन थे, तो आपका आंसर होगा हरिकृष्ण देव सर। और कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि भारत देश के पहले बाल साहित्यकार हरिकृष्ण देव सर, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे भारत में बाल साहित्य के क्षेत्र में पहले PhD भी थे। और यही हरिकृष्ण देव सर जो थे, वो ऐसे बाल साहित्य के क्षेत्र में ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने PhD भी की थी। ठीक है, तो जितना बाल साहित्य का था मैंने आपको बताया। और मैं आपको बताती हूँ, बाल साहित्य का मैंने आपको क्या बताया कि 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को दिमाग में रखकर बाल साहित्य लिखा जाता है। मतलब बाल साहित्य क्या? मतलब ऐसी किताबें, ऐसी कहानियाँ जिनसे बच्चों को क्या होता है? इंटरेस्ट उत्पन्न होता है, उन्हें रुचि, उनके अंदर क्या होती है? रुचि उत्पन्न हो जाती है, और वो पढ़ने में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि जो किताबें हैं वो किस में होंगी? मतलब चित्र के साथ होंगी, और मतलब मोटे मोटे अक्षर होंगे, सरल व छोटे वाक्य होंगे, जिनसे बच्चे क्या लेंगे? आसानी से सीखेंगे और उनमें क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया बाल साहित्य के बारे में, और इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और मैंने आपको बताया कि मतलब कौन से ऐसे साहित्यकार थे भारत में
जो सबसे पहले माने जाते हैं वो थे हरिकृष्ण देव सर, और जो कहाँ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि बाल साहित्य में क्या होता है, 8 से 14 वर्ष के बच्चों को दिमाग में रखकर लिखा जाता है, और जो वाक्य वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, सरल व वैसे होते हैं, सरल और छोटे वाक्य होते हैं, मोटे अक्षर होते हैं, जो चित्र के साथ होते हैं, मतलब जो बच्चों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है बाल साहित्य। चलिए अब आगे मैं आपके साथ कुछ और डिस्कस करती हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बाल साहित्य के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगी मध्याह्न भोजन। ठीक है, तो देखिए जो मैं आपको मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कब की गई थी, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी मैं आपको इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में आपको 2 टॉपिक कवर कराऊंगी। एक तो मैंने आपको बाल साहित्य के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगी मध्याह्न भोजन। ठीक है, तो देखिए भारत में सर्वप्रथम सन 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा अपने विद्यालयों में छात्रों की दैनिक उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मध्याह्न भोजन जो था वो मतलब इसकी व्यवस्था क्यों की गई। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि सबसे पहले कहाँ, सर्वप्रथम 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा विद्यालयों में छात्रों की दैनिक उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी व्यवस्था की गई थी। किसकी, कि बच्चों की दैनिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी। अभी मैं आपको और बताती हूँ मध्याह्न भोजन के बारे में। देखिए आपको उतना पता होना चाहिए, जितना ही मैं आपको बताऊंगी, बस मध्याह्न भोजन में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी जितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो पेपर में पूछा जा सकता है। बहुत शॉर्ट फॉर्म तैयार करके लाई हूँ और वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपसे पूछ रहा है सबसे पहले जो इसका सर्वप्रथम शुरुआत की वो किसने की, तो 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा क्यों की गई थी मध्याह्न भोजन की जो शुरुआत की गई थी, वो इसलिए की गई थी कि विद्यालयों में छात्रों की दैनिक उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अब मैं आपके साथ और पॉइंट डिस्कस करती हूँ मध्याह्न भोजन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखिए मध्याह्न भोजन जो है, मध्याह्न भोजन अब सर्व शिक्षा, जो ये मध्याह्न भोजन योजना है, मतलब जो ये मध्याह्न भोजन योजना है, मैंने आपको बताया जैसे कि क्या बताया कि सन 1925 में कहाँ से शुरू हुई थी, मद्रास से। ठीक है, और इसका जो पर्पस था वो क्या था कि विद्यालयों में जो छात्रों की दैनिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना अब सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बन चुकी है। किसका, सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बन चुकी है। जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव, मतलब जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री PV नरसिम्हा राव द्वारा ये योजना जो थी 15 अगस्त 1995 को लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संदेश देते हुए विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की घोषणा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कब कौन से प्रधानमंत्री थे, तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव द्वारा कब 15 अगस्त 1995 को लाल किले कि प्राचीर से देश का नाम संदेश देते हुए विद्यालयों में मध्याह्न भोजन जो है उसकी योजना की घोषणा की गई थी। दिल्ली सरकार द्वारा भी, मतलब फिर देखिए फिर दिल्ली सरकार द्वारा भी 29 सितंबर 2009 से ये योजना 6ठी, 7वीं व 8वीं के बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई। देखिए सबसे पहले तो ये मतलब प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं 1 से 5 तक के लिए, उन्हीं के लिए ये योजना थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने 29 सितंबर 2009 से, कब से, 29 सितंबर 2009 से ये योजना 6 क्लास, 7th क्लास एंड 8वीं जो क्लास है, 8th क्लास, 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए ये योजना क्या कर देती, लागू कर देती। जबकि प्राथमिक कक्षाओं के लिए योजना पहले से ही लागू थी। मैंने आपको पहले ही क्या बताया कि सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1925 में कहाँ हुई थी, मद्रास में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा मतलब अपने विद्यालयों में उन्होंने क्या करा था कि छात्रों की दैनिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, फिर जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे कौन, PV नरसिम्हा राव द्वारा 15 अगस्त 1995 को लाल किले की प्राचीर से देश का नाम संदेश देते हुए मध्याह्न भोजन की क्या कर दी, उन्होंने घोषणा की। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो दिल्ली सरकार द्वारा भी 29 सितंबर 2009 से ये योजना 6, 7, 8 तक के बच्चों के लिए लागू कर दी गई। अब पहले तो क्या था कि 1 से 5 तक के बच्चों को मिल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने क्या करा कि 6, 7, 8 सितंबर 2009 से मतलब
29 सितंबर 2009 से ये योजना छठी सातवीं आठवीं के बच्चों के लिए लागू कर दी गई, जबकि प्राथमिक कक्षाओं के लिए योजना पहले से ही लागू थी, मैंने आपको बताया। अब देखिए प्राथमिक कक्षाओं में जो प्रोटीन था वो कितना था, देखिए कितना प्रोटीन बच्चे को देना था पर डे। तो देखिए प्राथमिक कक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्राथमिक कक्षाओं में 12 ग्राम प्रोटीन और कितनी कैलोरी, 450 कैलोरी मतलब बच्चे को दी जा रही थी। प्रत्येक बच्चे को क्या दिया जा रहा था प्राथमिक कक्षाओं में, जो 1 से 5 तक है, तो उनको दिया जा रहा था पर डे 12 ग्राम प्रोटीन और 450 कैलोरी उनको भोजन दिया जाता था। लेकिन जो माध्यमिक कक्षाएं थी उनको कितना प्रोटीन और कितना भोजन दिया जा रहा था, माध्यमिक कक्षाओं में 20 ग्राम प्रोटीन तथा 700 कैलोरी उपलब्ध होते थे। माध्यमिक कक्षाओं में क्या होता था कि 20 ग्राम प्रोटीन तथा 700 कैलोरी भोजन उपलब्ध होता था। आई होप कि आपको देखिए यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए यहाँ से ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि प्राथमिक कक्षा में कितना बच्चों को प्रोटीन दिया जाता था, 12 ग्राम प्रोटीन और 450 कैलोरी। और माध्यमिक कक्षा में कितना दिया जा रहा था, माध्यमिक कक्षा में 200 ग्राम प्रोटीन और 700 कैलोरी उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे थे। आई होप कि आपको दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और आपको मैंने बताया मध्याह्न भोजन में, देखिए इससे बाहर कुछ नहीं है। मध्याह्न भोजन में जो मैंने आपको बताया उसमें बस इतना ही आप अपने माइंड में रखिएगा कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, 1925 में मद्रास में हुई थी। ठीक है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था क्यों कही गई थी कि जिससे कि बच्चे क्या हो जाएं कि बच्चे स्कूल में उनके दैनिक उपस्थिति बढ़े। क्योंकि देखिए क्या है कि गरीबी ज़्यादा है देश में, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भूख से जब ग्रसित हो जाते हैं तो वो स्कूल में भी नहीं टिक पा रहे थे। लेकिन वो इसी भोजन के लालच से क्या हो रहा था कि उन्हें खाने को मिल रहा है, तो वो स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ने लगी थी। इसी वजह से ये योजना की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आपको मैंने ये सब चीज़ें बताई। और अब ये मध्याह्न भोजन जो था वो किसका हिस्सा बन गया है, सर्व शिक्षा अभियान का हिस्सा बन चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको सारी बातें बताई कि पहले ये सिर्फ माध्यम प्राथमिक कक्षाओं के लिए थी, उसके बाद 29 सितंबर 2009 से ये योजना 6, 7, 8 के बच्चों के लिए भी लागू कर दी गई थी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। पहले प्राथमिक कक्षाओं के लिए थी और अब ये योजना कब तक के लिए लागू कर दी गई थी, माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए भी ये योजना लागू कर दी गई थी। जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कराई हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मध्याह्न भोजन की उपयोगिता, मतलब कि क्यों ये इतनी उपयोगी थी और मतलब क्या इसका बेनिफिट मिला है। तो देखिए छात्रों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संतुलित भोजन की उपलब्धि। ठीक है, देखिए क्या था कि प्रोवाइडिंग बैलेंस डाइट टू स्टूडेंट्स फॉर देयर बेसिक नीड्स। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत छात्रों को वर्ष में कम से कम 210 दिन प्रतिदिन बदल बदल कर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो बच्चे हैं उनको साल में 210 दिन बदल बदल कर भोजन उपलब्ध किया जाता है। जैसे कि मंडे को कुछ, ट्यूसडे को हम कुछ और देंगे बच्चों को, जैसे कि मान लिए वेडनेसडे में हमने बच्चों को कड़ी चावल दिया, फिर ठीक है इसी तरीके से थर्सडे में हमने उनको राजमा चावल उपलब्ध कराए, फिर इसी तरीके से आप मान लीजिए मंडे में हमने उन्हें सब्जी पूरी दी। तो इस तरीके का हम उन्हें प्रोटीन से भरपूर खाना देंगे हर दिन बदल बदल कर। तो देखिए 28 नवंबर सन 2001 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश में भी मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ग्रीष्म अवकाश में भी क्या होता है कि मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। ठीक है, जहाँ देखिए इससे क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में उनके दैनिक उपस्थिति बढ़ जाती है, वो एडमिशन लेते हैं इस वजह से, और वो वहाँ पर ठहरे हुए रहते हैं क्योंकि उन्हें ये रहता है कि यहाँ उन्हें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। और 210 दिन साल में हम उन्हें खाना इस योजना के तहत क्या करा रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं। तो देखिए इसकी नेक्स्ट उपयोगिता मैं बताती हूँ कि इसका क्या मतलब बेनिफिट रहा। तो देखिए छात्रों के नामांकन में इससे क्या हुई, वृद्धि हुई, टू इंक्रीज इनरोलमेंट। ठीक है, तो देखिए जो छात्रों का एडमिशन था उसमें भी क्या हुआ, इससे जो मतलब छात्रों के एडमिशन हुए उसमें भी वृद्धि देखने को मिली। कैसे कि देश के गरीब अभिभावक गरीबी के कारण अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेज पाते हैं। अभी भी 6 से 14 वर्ष के 82 लाख छात्र स्कूल से बाहर हैं। इसी योजना की सहायता से प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। मतलब जब से ये योजना लागू की गई है तो उससे क्या हो रहा है कि छात्र स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब छात्रों का जो नामांकन है वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इस स्कूल में क्या मिलेगा, उन्हें कम से कम खाना खाने को तो मिलेगा। तो इसी योजना के तहत बच्चों ने अपने एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। जो बच्चे नहीं एडमिशन ले रहे थे वो भी एडमिशन ले रहे हैं और उनको भी क्या मिल रहा है, मतलब खाना मिल रहा है, प्रोटीन से भरपूर उन्हें खाना मिल रहा है। तो बच्चों की जो नामांकन है उसमें भी वृद्धि हो रही है। इस योजना का ये बेनिफिट हुआ है। देखें
विद्यालयों की दैनिक उपस्थिति में वृद्धि, टू इंक्रीज इन डेली अटेंडेंस। जो बच्चे हैं वो इसी वजह से, और जो मतलब गरीब हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता, वो इसी वजह से क्या और स्कूल में ठहर रहे हैं और स्कूल में आ रहे हैं, मतलब स्कूल में और ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या है कि यहाँ आने से उन्हें खाना मिलेगा। तो देखिए ऐसे छात्र जो विद्यालय में आने के बाद भूख लग जाने के कारण सुबह की उपस्थिति लगने के पश्चात अर्धावकाश में खाना खाने हेतु घर आ जाते थे तथा वापस नहीं लौटते थे। अब वे मध्याह्न भोजन व्यवस्था के कारण विद्यालय में उपस्थित रहने लगे हैं। देखिए पहले क्या था कि बच्चों को मान लिया भूख लगी और वो इंटरवल हुआ और वो अपने घर को भाग गए, फिर उसके बाद वो खाना खा के घर ही रह गए कि अब स्कूल नहीं जाना। लेकिन अब ऐसा क्या है कि जब से ये योजना लागू की गई है तो बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरवल के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटरवल में आपको खाना मिलेगा स्कूल की ही साइड से। और वो बच्चे क्या करते हैं, वहीं खाना लेकर उसको खाकर वहीं उपस्थित रहते हैं, तो जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई में भी गुणात्मक सुधार आ रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए स्कूल में छात्रों में ठहराव में वृद्धि। तो देखिए जो स्कूल में मैंने भी आपको बताया कि इंक्रीज इन रिटेंशन रेट, स्कूल में भूख के समय खाना मिल जाने के कारण छात्र पूरे दिन स्कूल में रुकने लगते हैं। क्या है कि बच्चों को इंटरवल में क्या दिया जाता है, जब सरकार ने ये योजना बनाई कि बच्चों को खाना दिया जाएगा, तो अब बच्चे पहले क्या होता था कि इंटरवल में क्या करते थे, चले जाते थे। जैसे ही इंटरवल हुआ और बच्चे अपने घर चले गए खाना खाने के लिए और फिर घर से आए नहीं, वो वहीं अपने घर पे ही रह गए। लेकिन अब इस योजना के तहत क्या हो रहा है कि बच्चे स्कूल में ही रुके रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खाना उनको यहीं मिल जाएगा और वो खाकर पूरा दिन स्कूल में रुकने लगे हैं। ठीक है, तो इस योजना का ये बेनिफिट है। अब देखिए छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक, हेल्पफुल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के पूरा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें ये योजना सहायक है। कैसे, देखिए पोषक भोजन की प्राप्ति छात्रों के शारीरिक विकास में तो सहायक होती ही है, फलस्वरूप स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास भी संभव हो पाता है। साथ ही छात्रों के बौद्धिक विकास में भी वृद्धि होती है। आई होप कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने भी आपको क्या बताया कि छात्रों के सर्वांगीण मतलब बच्चों का क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए पोषक भोजन की प्राप्ति छात्रों के शारीरिक विकास में तो सहायक होती है, फलस्वरूप स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास भी संभव हो पाता है। और छात्रों का जो बौद्धिक है मतलब बौद्धिक विकास में भी वृद्धि होती है। आई होप कि देखिए जितनी भी उपयोगिताएं थी वो मैंने आपको बताई कि मध्याह्न भोजन का आपको और डिटेल्ड बताया कि आपको कितना मतलब इसमें इसकी उपयोगिता क्या थी, जो मैंने आपको उसकी डिटेल बताई वो भी, और इसके साथ साथ मैंने आपको इसकी उपयोगिता बता के भी और समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बाल साहित्य और मध्याह्न भोजन की जो योजना है वो मैंने आपको साथ डिस्कस किया, आपको सारे ही पॉइंट बताएं, इससे बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस चैनल देखिए आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उन बच्चों तक भी वीडियो पहुंचाएं जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, जो भी बच्चा टीचिंग का एग्जाम देना चाहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कितना समझ में आया। मैं उसी तरीके से फिर और आपको समझाने की कोशिश करूँगी, जिस तरीके से आपकी राय को जानूंगी कमेंट बॉक्स में पढ़कर। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।